बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जो कहा वो करके दिखाया, जो आंकड़ा दिया विरोधी वहीं पस्त हो गए। राजनीति के गलियारों में जब भी कोई बड़ा चुनाव या बड़ा फैसला होता है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का दावा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी बन जाता है। उनके दावों में कितना दम होता है ये तो चुनाव नतीजे बताते ही हैं। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि अमित शाह क्या बोलते हैं, सवाल यह है कि आखिर उनकी जुबान पर सरस्वती बैठती कैसे है। क्या अमित शाह सिर्फ एक बेजोड़ राजनीतिक रणनीतिकार हैं या फिर उनकी जन्म कुंडली में बैठे वो कौन से महाबली ग्रह हैं जो उनके मुख से निकली बात को अचूक बना देते हैं। क्या कहती है राजनीति के चाणक्य की जन्म कुंडली, कौन से ग्रह उन्हें दांवपेच का उस्ताद बनाते हैं और उनकी कुंडली में आगे का समय क्या इशारा कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री बनने के योग हैं अमित शाह के या चाणक्य ही बनकर रह जाएंगे। इसी सटीक गणना और विश्लेषण के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार आचार्य जी, शुरुआत जन्म तिथि से ही करते हैं। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में इनका जन्म हुआ। स्थान जन्म तारीख के हिसाब से किस लग्न की उनकी कुंडली बनती है। बिल्कुल पूजा जी, जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ बताया आपने अमित शाह जी की 22 अक्टूबर 1964 5:25 जन्म स्थान मुंबई, इसके हिसाब से 18.1 डिग्री में कन्या लग्न की कुंडली बनती है जो कि हस्त नक्षत्र में उस समय चल रही थी। इनका जन्म हुआ है और लग्नेश बुध देव बनते हैं। आचार्य जी, अमित शाह जब भी किसी चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं, चुनाव मुद्दे पर संख्या या जीत का दावा करते हैं तो अक्सर वो सच के बेहद करीब होता है। हमने कई चुनाव में ऐसा देखा है। तो ज्योतिषी नजर में क्या ये सिर्फ उनका पॉलिटिकल सेंस है या उनकी कुंडली में वाणी में स्थान पर कोई ऐसा विशेष ग्रह बैठा है जो उनकी बात को पत्थर की लकीर बनाता है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए ज्योतिष कहती है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावर। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई जीव जंतु नहीं है या प्रकृति नहीं है। प्रकृति भी अपना काम जो करती है वह ग्रहों के अधीन ही करती है, उससे हट करके कोई नहीं होता। ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के माध्यम से पूरा सृष्टि का संचार चल रहा होता है, चाहे वो मानव जीवन हो या पशु जीवन हो या प्रकृति हो, हर कोई चल रहा होता है। तो इनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे ही ग्रह योग हैं जो अपना काम करते हैं और उस ग्रहों के योग के माध्यम से जहां पर एक कहते हैं भैया, जहां पर पैर रख दिया है अंगद की तरह, वो काम करके ही छोड़ेंगे, वो काम करके ही रहेंगे। तो बिल्कुल कुंडली का कुछ ऐसा योग है। हाँ, प्रारंभिक जीवन कहा जाए, शुरुआती जीवन वो थोड़ा कष्टमय रहा है। देखिए अभी का जो समय चल रहा है, जो गोचर कुंडली इनकी है, गोचर के ग्रह हैं बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे कहा जाए, एक इनकी कुंडली में 6ठे भाव में शनि देव बैठे हैं जो कि पंचम के स्वामी हैं और 6ठे की भी स्वामी है, और 6ठे भाव में बैठ करके वहीं बैठे हैं, वहां के मालिक भी हैं यानी स्वामी भी। ये एक योग बनाते हैं, इसका नाम होता है शत्रुहंता योग। यहाँ पर कोई सामने वाला व्यक्ति कितना भी कुछ रचनाएं रच रहा हो, कितना भी चक्रव्यूह रच रहा हो, एक उस चक्रव्यूह की पूर्ण जानकारी इनको पहले मिल जाएगी। ये इनकी कुंडली, ये इनका ग्रह जो है वो मजबूती से वो काम कर रहा है। तो शनि की मजबूती ये पूरा काम करा रही है, जो आज इस समय अपना काम कर रहे हैं मजबूती के साथ, अंगद की तरह पैर रख करके जमा करके काम कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये इनकी जो है, विशेषकर जो शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनका काम है। दूसरे ग्रह और हैं, दसम भाव में बैठे हुए राहु। दसम के राहु भी अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वहां पर जो राहु है बेशक 1 डिग्री के हैं, 1.2 डिग्री के, लेकिन नक्षत्र की मजबूती, स्थान की मजबूती अच्छी है और जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र की मजबूती अच्छी है। इसलिए ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि अपने आप में करियर को लेकर के हो, देश के में जो इनको पद मिला, प्रतिष्ठा मिल रही है, उसको लेकर के हो, और जो भी इनके अपोजिट जो भी विपक्षी दल अपना काम करते हैं, उन विपक्षी दल को उनको जवाब देने के लिए और उन पर हावी होने के लिए शनिदेव अपना काम कर रहे हैं। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और इनको चाहे वो राजनीतिक बल हो चाहे शत्रुहंता बल हो, ये पूरा बल इनको दे रहे हैं। जी पूजा जी। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि एक चक्रव्यूह जो है वो उसका निर्माण कर देते हैं, रणनीतिकार इसीलिए कहा जाता है और उन्हें राजनीति का चाणक्य भी मुझे लगता है कि इसी की वजह से कहा जाता है कि जो भी वो कहते हैं, जिस तरह से वो पूरे शाम दाम दंड भेद का तरीका अपनाते हैं चुनावी मैदान पर हमने देखा है। तो कुंडली का वो कौन सा भाव हो सकता है आचार्य जी, या कौन सा ऐसा ग्रह जो इंसान को इतना बड़ा रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ बनाता है। जी बिल्कुल,
इसमें दो कारण, शनिदेव तो अपना काम कर ही रहे हैं, दूसरा इनके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का योग है। इसको ज्योतिष की भाषा में एक बुध आदित्य योग और उसको राजयोग भी कहा जाता है। ये राजयोग भी अपना बहुत अच्छे तरीके से इसने पहले भी कहते हैं भैया पहले जब बीज बोओगे तो बाद में फल मिलेगा। तो कुंडली के ग्रह ऐसे जन्मजात ही बैठे हुए हैं ऐसे जो राजयोग की श्रेणी में आ रहे हैं, अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं। जैसे कि ये बुध जो है वो लग्नेश है, इनका लग्न का मालिक। कहते हैं लग्नेश जिसका मजबूत हो, अच्छा हो और लग्नेश अच्छे स्थान पर बैठा हो तो व्यक्ति कैसी भी कहां भी बैठ करके जहां बैठेगा वहीं से प्रकाश कर देगा। जहां भी दीपक जलता है प्रकाश वहीं से करता है, तो व्यक्ति जहां बैठेगा वहीं से उसका काम अच्छे तरीके से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अच्छा होता है। दूसरा जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान 12वें के मालिक है, द्वादश भाव के मालिक है। तो द्वादशेश सूर्य और लग्नेश बुध, ये दोनों आपस में मिल करके एक बुध आदित्य योग यानी राजयोग का निर्माण करते हैं। देखिए समझिए, बुध वाणी कारक होता है, सूर्य आत्म कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, श्रेय का कारक है, यश का कारक है, और एक ऐसी सीट यानी एक उच्च सीट का यानी उच्च पदवी का कारक है सूर्य है। हाँ बेशक सूर्य नीच है, कम डिग्री का है, लेकिन प्रारंभिक जीवन मैंने बताया कि शुरुआत का जीवन थोड़ा कष्ट में रहा, लेकिन मध्य जीवन के बाद का जो समय है वह बहुत अच्छा समय देता है, क्योंकि ये अपना एक राजयोग बना रहा है। जहां झंडा गाड़ देना है बस गाड़ दिया झंडा, वहीं से हमारी जय जयकार शुरू हो जाएगी। तो ये जो राजयोग का कारक सूर्य और बुध बना रहे हैं द्वादशेश होकर के और लग्नेश, ये दो ग्रहों की जो युति हो रही है, यह युति अपना एक बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत लंबे समय तक ये काम करने वाली है। अभी थोड़ा वर्तमान में कहें कि कुछ ग्रहों का गोचर की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी चल रही है, जो कि कहा जा सकता है कि हाँ थोड़ी उथल पुथल की समस्या भी को देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अभी तक हमने देखा कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो बोलते हैं जब अमित शाह जी बोलने लगते हैं तो कोई कितना भी बोले उसको चुप होना ही पड़ता है। ये ग्रहों का अपना बल है, यानी ये बुध का बल है, जो बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक ग्रह हैं बुध देव, ये उनका बल है जी। बिल्कुल। और जिस तरह से ये भी हम अक्सर सुनते हैं आचार्य जी कि पूरी तरह से जो चाहे वो केंद्र हो या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, क्या रणनीति बननी चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो बैक हैंड से अमित शाह ही तय करते हैं। प्रधानमंत्री तो केवल एक चेहरा है। इस तरह की बातों की भी चर्चा हमने अक्सर सुनी। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो भाव है, हम जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं वो हम नहीं करते, हमारे ग्रहों में बैठे हुए वो तमाम भाव तमाम नक्षत्र करते हैं। तो वैसे ही अगर हम इनकी कुंडली पर प्रकाश डालें तो वो कौन सा ग्रह या भाव है जो उन्हें ऐसी कूटनीति और दांव पेच का उस्ताद बनाता है? जी जी ये बिल्कुल कैसे संभव? बिल्कुल। एक चीज मैं कहूंगा अभी वर्तमान में कि अभी जो समय चल रहा है, जैसे 2027 का लगभग मार्च 2027 तक का समय कुछ है जो कि उथल पुथल रह सकता है, जो भी कारण बने, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ सत्ता परिवर्तन या ये सब चीजें रह सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय जो है, अभी जो चल रहा है, इसमें अभी कोई कितना बल लगाए वो लगाता रहेगा, लेकिन ये निश्चित कि हाँ जीत इन्हीं की होगी। हाँ उथल पुथल मैंने बताया कि हाँ कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उथल पुथल कर सकते हैं, लेकिन ये कहे कि हाँ सीट से हट जाएंगे कोई हटा देगा तो भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे जो गोचर ग्रह हैं उनकी प्रबलता ऐसी है। गोचर ग्रह प्लस जन्म कुंडली के ग्रह, दोनों ग्रह आपस में प्रबल हो रहे हैं, तो कोई ऐसा अभी नहीं आने वाला है कि हाँ कोई सत्ता से हटाएगा या कोई सत्ता से परिवर्तन कर देगा, ऐसा अभी संभव नहीं है। लेकिन जो आपने बताया कि हाँ जहां भी जिस तरह से चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करके ही छोड़ते हैं और करके ही आगे बढ़ते हैं, तो ये इनकी जो प्रबलता है ग्रहों की, जैसे मैंने बताया कि राहु का अपना एक प्रबल है कर्म स्थान, कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ राहु अपना प्रबल है, शनि देव वहां बैठे हैं। फिर गोचर में बैठे हुए गोचर ग्रह में अगर देखा जाए तो राहु देव छठे स्थान में आकर के वहां विराजमान हो रहे हैं, और दूसरे भाव में जो बुध आदित्य योग है ये अपना प्रबल बल दे रहा है। तो इसलिए जो है बराबर नित्य निरंतर आगे बढ़ते हुए और चले जा रहे हैं। और दूसरा विपक्ष कुछ भी प्लान बनाए, जब प्लान बना लेता है तो इनको जहां उनका प्लान खत्म होता है वहीं से इनकी यात्रा शुरू होती है। तो कुछ कर नहीं पा रहा है और कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसी भी इनकी कुंडली है जो कि जन्म कुंडली है। जन्म के ग्रह मजबूत हैं, तो सीधी सी बात है जब जन्म के ग्रह मजबूत हो तो कोई कितना भी बात बनाए, कितनी राजनीति करे, कितना योग बनाए, कितना चक्रव्यूह रचाए, व्यूह रचा करके रह जाता है, अंत में जीत इनकी ही होती है जी। आचार्य जी, हम अक्सर सुनते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो कुंडली में भी परिवर्तन होते हैं। जब ब्रह्म, अगर हम बात करें सौर मंडल में जब सितारे अपने
जगहों को बदलते हैं, अस्थिर होते हैं, तो क्या ऐसा भी जी कभी ये संभव हो सकता है कि ये चाणक्य ही भर बनकर रह जाएं? प्रधानमंत्री बनने के कितने प्रबल योग हैं, क्योंकि साल 2029 में होना है आम चुनाव, इसमें कितने ज्यादा प्रबल योग जी हैं कि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, इसमें ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है पूजा जी, क्योंकि इस तरह के प्रधानमंत्री के बनने के ऐसे कोई योग इनके दिख नहीं रहे हैं। ऐसा कोई योग नहीं आ रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी बन जाएंगे। चांस जो कहें अगर कुंडली के अनुसार, तो वो चांस मिल रहा है योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने का चांस। उसके ग्रह हैं, प्रबल हैं। देखिए इनके नहीं है। ये गृह मंत्री के साथ साथ कुछ और पद मिल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की चांस इनका नहीं मिल सकता है पूजा जी। ऐसा मैं बिल्कुल जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ और ग्रहों के बल पर मैं कह सकता हूं कि हाँ ऐसा योग है कि हाँ इनके जो है प्रधानमंत्री चांस नहीं बन रहे हैं। कोई और मंत्रालय ले सकते, कोई मंत्रालय इनको मिल सकता है। जी आचार्य जी, एक और बात, स्पष्ट तौर पर अगर हम जी अमित शाह को देखते हैं, वो जब भी कुछ भी बयान जी देते हैं, भाषण देते हैं, बिना हिचकिचाहट के बेहद कड़े और जोखिम जी भरे फैसले ले लेते हैं। वो उनकी कुंडली में जी मंगल और राहु की स्थिति उन्हें ये अदम्य साहस और निर्भीकता कैसे प्रदान करती है। और एक उदाहरण भी, जैसे कि उन्होंने जी ये ऐलान किया था 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हो जाएगा देश, और हुआ भी। जिस तरह जी से हमने देखा जी कई राज्य जी नक्सल मुक्त हो जी गए, जी तो आखिर ये जी कैसे संभव? जी देखिए, असल में जो तृतीय भाव कुंडली का होता है वो बल है, वो हमें बल देता है। और उसके स्वामी ग्रह जो है वो मंगल देव है। हम्म मंगल देव सेना के कारक भी होते हैं, हम्म मंगल देव रक्षा के कारक भी हैं। और सुरक्षा कैसी की जाए ये मंगल देव निश्चित करते हैं। तो इसलिए वहां तृतीय भाव के कारक ग्रह मंगल देव है। और मंगल देव 28 डिग्री में होकर के एकादश में बैठे हैं। और एकादश में बैठने के साथ साथ उनकी दृष्टि उधर द्वितीय भाव में यानी वाणी भाव पर भी है। क्या करना, कैसे करना और किस तरीके से करना है, और कहना है तो करना भी है। ये बल मंगल देव का कारक है और मंगल देव अपना काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये जो नक्सलवाद की आपने बात की या राष्ट्र की रक्षा की बात आपने की, ये मंगल देव कारण हुआ। मंगल भी के बेशक नीच कर्क राशि में है तो नीच हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बल थोड़ा सा लेट से देते हैं, लेकिन अच्छा बल देते हैं। कहना वो करना है, बाड़ी की मजबूती है, क्योंकि बाड़ी भाव पर उनका दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि है। तो जो कहना है वो करना है, करके दिखाना है, और उसमें यदि पीछे नहीं हटना है। ये काम मंगल देव के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो अपना काम कर रहे हैं। जी जी आचार्य जी, आने वाले समय में देश के राजनीतिक क्षितिज पर कई बड़े चुनाव होने वाले हैं, तो चुनौतियां भी बढ़कर निकलेंगी, क्योंकि इस बार तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है। इधर युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी लगातार घिर रही है, तो चुनौतियां तो है बीजेपी के पास। वर्तमान में उनकी महादशा और ग्रहों का गोचर क्या संकेत दे रहा है? क्या उनका ये जीत का रथ इसी तरह बेरोक टोक चलता रहेगा, या कुंडली में कोई राहु केतु का अड़ंगा भी नजर आता है? देखिए, मैंने आपको एक बात अभी कही थी कि जो समय अभी चल रहा है, यानी स्टार्ट हो गया है, वो चल ही रहा है। तो वो समय ऐसा कह रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए रहेगी। ग्रहों का एक जो आने वाला बल है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, न कि अमित शाह की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो रहने वाली है कि चुनाव में जो पहले शुरुआती जो दौर था 2014 वाला, वो आगे बढ़ करके थोड़ा और बढ़िया रहा। लेकिन इसके बाद जब दोबारा तीसरा चुनाव हुआ, तीसरे चुनाव में कहीं दिक्कत आई, यानी गिरे। अब जो चुनाव होगा उस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन परिश्रम वाला समय देखने को मिल सकता है पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसी दिक्कतें काफी आ सकती हैं इनके लिए। तो ये कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अब हम निर्णय पर अगर पाएंगे तो निर्णय यही है कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री जो बनेगा वो कोई भारतीय जनता पार्टी का ही जो है कोई चेहरा बनेगा, क्योंकि और कोई दूसरा आने वाला नहीं है चेहरा ये है। लेकिन हाँ, जो वोट इनको मिले थे, जिस मात्रा में जिस संख्या मिले थे, उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कई सारी गोचर की और ग्रहों की कुंडली की दिक्कतें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि आगे भविष्य में काफी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, कई सारे निर्णय की ऐसे किए हैं टेढ़े मेढ़े, जिस कारण से भी, और कुछ भाई गोचर हैं, ग्रह हैं, ग्रहों के कारण से निर्णय भी शायद हुए होंगे, इसीलिए ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं इनके सामने। जी पूजा और जी। अमूमन हम ये सुनते भी आचार्य जी कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भाव हम सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। हमारे घर में बैठे हुए वो तमाम ग्रह नक्षत्र जो हैं, भाव हैं, वो हमसे ये करवाते हैं। और अभी बुरी तरीके से घिरे हुए भी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर एक और बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं समझना चाहूंगी और हम दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी संस्था से हम जुड़ जाएं, किसी भी व्यक्ति से हम जुड़ जाएं, तो हमारी जो कुंडली
कुंडली, हमारी जो भाग्य रेखा है वो उनके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे में बीजेपी से तो ताल्लुकात रखते हैं बीजेपी के बड़े चेहरे अमित शाह, तो अमित शाह की कुंडली बीजेपी के लिए क्या आने वाले समय में प्रॉफिटेबल रहेगी या नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिस तरह से बदलाव की बात आप कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये जो बात है बीजेपी और अमित शाह की, अगर कुंडली दोनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अमित शाह की कुंडली तो अच्छी है, अपने आप में बहुत अच्छी है और अपना सपोर्ट भी कर रही है। हमने इस वर्ष की कुंडली जो वर्तमान की हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वह अमित शाह के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम सहायक है और सहायक रहेगी। वो आने वाले समय सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायक भी रहेंगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो आपने एक प्रश्न किया था प्रधानमंत्री का चेहरा, क्या अमित शाह जी बन पाएंगे, तो वो जो कुंडलियां हैं, वो ग्रह हैं, वो ऐसा संकेत नहीं दे रही हैं कि वो चेहरा वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। बीच के पद संभालते रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है या अमित शाह जी की कुंडली है, वो सपोर्ट एक दूसरे कर रहे हैं और करेंगे भी, उसको आगे भी करेंगे, वो सपोर्ट मिलता रहेगा। जी जी। और एक अंतिम सवाल जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच का जो राजनीतिक सामंजस्य और तालमेल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये कैसा है? जी बिल्कुल, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इन दोनों की कुंडलियों का अपने आप में एक अच्छी मैचिंग है, अच्छा मिलान है। और जब कुंडली, भाई जन्म कुंडली का मिलान है, तो जब अच्छा मिलान होता है, गोचर का मिलान, ग्रहों का मिलान जब अच्छा होता है, तो वह लंबे समय के लिए होता है, वो कम समय के लिए नहीं होता। और ये मैं कहूंगा कि ये लंबे समय तक, यानी आने वाले भविष्य में भी ये लंबा मिलान रहेगा और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। आगे ये समय अच्छा बीतेगा, अच्छा चलेगा। बेशक थोड़ा उथल पुथल आएगा, वो अभी शुरू हो गया है। हाँ। और ये 28 तक ज्यादा रहेगा, यानी कहेंगे फरवरी 2028 तक उथल पुथल मोदी जी के लिए भी, अमित शाह के लिए, पार्टी के लिए भी रहेगा, ये रहेगा। लेकिन ये जो आपसी का बंधन है, जो संबंध है, जो प्रेम है, वो आगे रहेगा। जी आचार्य जी, ये तो रही अमित शाह की कुंडली की बात, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अगर वो अपनी या अपनों की कुंडली में नेतृत्व क्षमता या फिर अचूक निर्णय शक्ति देखना चाहे, तो उन्हें अपनी कुंडली का कौन सा घर देखना चाहिए? बिल्कुल, उनको अपनी कुंडली का भाग्य स्थान और कर्म स्थान, पंचम और लगन। देखिए, पहला, पांचवा, नवा और 10वां, ये जो स्थान होते हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका विवाह है, आपकी उन्नति है, नौकरी, अच्छी नौकरी करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेना है, वाहन लेना है, तो सबसे पहले भाग्य की प्रबलता बहुत जरूरी होती है। अच्छा, अब मैंने बात करी कि पंचम भाव का पुण्य है। जब तक पुण्य का जागरण नहीं होगा तो भाग्य का उदय कैसे होगा? इसलिए पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है। लगन आपका चेहरा है, आपका मस्तिष्क है, आपका विचार है। इसलिए लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, किस अवस्था में बैठा हुआ है, उसको देखना जरूरी होता है। और लग्नेश की दशा या महादशा के साथ क्या तालमेल है, इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने बताया कि लगन, पंचम, नव और दसम हमारा कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। तो इन भावों को विशेष रूप से देखना चाहिए, लेकिन आपको इन सबको अपने आप न देखने के बजाय कोई योग्य ज्योतिषी के द्वारा विश्लेषण करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि आपकी जन्म कुंडली किस उसमें जा रही है और किस तरीके से बनी हुई है, वो कोई विश्लेषण करने वाला व्यक्ति है, कोई ज्योतिषी अच्छा है, तो बहुत सटीक तरीके से आपको जानकारी दे देगा। नहीं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक उपाय आपने बताया है और भविष्यवाणी आपने बताई अमित शाह की। तो ये थे आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सहज तरीके से बताया कि क्या योग कहता है अमित शाह और आखिर क्यों उन्हें चाणक्य कहा जाता है, क्यों उनकी कई बातें पत्थर की लकीर साबित होती है। तो आज के भविष्यवाणी में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से ऐसे ही किसी राजनेता की कुंडली खंगालने के लिए आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।